हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, और छोटा सा टॉपिक क्या है वो भी सुन लो। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीतियां। देखो, ध्यान देना भाई, ठीक है। सत्रह और 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। उससे पूर्वोत्तर की स्थितियां यदि हम बात करें तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और इस मुगल साम्राज्य के अधीन भारत जो था वो अनेक सूबों में विभाजित था। सूबे मतलब राज्य, और साथ ही इसके अधीन कुछ अनेक रियासतें भी हुआ करती थी। विशेष रूप से ध्यान देना कि 1757 तक की स्थितियां ठीक थी। हिंदू और मुस्लिमों में सौहार्दपूर्ण स्थितियां रहा करती थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने प्रारंभ किए। प्लासी का युद्ध जीता। बंगाल में एक तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई और बाद में 1764 में बक्सर का जो युद्ध लड़ा, इस बक्सर के युद्ध की विजय ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींवें इतनी ज्यादा गहरी कर दी थी कि इन्हें एक बार पुनः वापस उखाड़ फेंकना उस समय संभव नहीं था। ये ब्रिटिश लोग समझ चुके थे कि भारतीय लोगों को बहुत आसानी से लड़ाया जा सकता है। अब तक की जो नीतियां रही वो नीतियां विशेष रूप में ये थी कि राजा को दूसरे राजा के प्रति ही लड़ाया जा रहा था। लेकिन 1757 के युद्ध के बाद में कुछ स्थितियां अलग हुई। प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने भारतीय हिंदू और मुस्लिम वर्ग को लड़ाना प्रारंभ किया। एक राजा को दूसरे राजा के विरुद्ध भड़काना प्रारंभ किया और ये नीतियां उसकी कारगर साबित हो रही थी। यदि बात करें हम ब्रिटिश काल की, तो ब्रिटिश काल में कुल छोटी बड़ी 562 रियासतें भारत में हुआ करती थी और उन्होंने फायदा उठाया कि किस प्रकार से भारतीय लोगों को अलग रखा जा सकता है। इस अलग रखने की नीति के कारण ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अपने विजय अभियानों में सफल रही और इसी के स्वरूप में एक विशाल ब्रिटिश साम्राज्य का क्या कर लिया, उन्होंने निर्माण कर लिया। यदि बात करें इन 562 रियासतों की, केवल सुनना है, समझना है, केवल 562 रियासतों की यदि हम लोग चर्चा करें तो इसमें जो बड़ी जो रियासतें हुआ करती थी वो रियासतें थी जैसे हैदराबाद हो गया, जैसे ग्वालियर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जूनागढ़ हो गया। ये बड़ी आकार की रियासतें थी। कुल मिलाकर के ऐसी बड़ी आकार वाली जो रियासतें थी, इन रियासतों की संख्या थी 202। कितने? 202। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ध्यान रखना, बड़ी आकार की रियासतें हुआ करती थी जिनका आकार जो वस्तु थे 10 मील के आसपास हुआ करता था। 139 रियासतें ऐसी हुआ करती थी जिनका आकार 5 मील से कम क्षेत्रफल था और 70 रियासतें ऐसी हुआ करती थी जिनका आकार केवल और केवल 1 वर्ग मील तक में ही सीमित था और जनसंख्या उनकी केवल और केवल 27 तक ही सीमित रह गई थी। इन रियासतों के आपस में लड़ाने की ये जो नीति थी और इनकी ये जो आंतरिक दुर्बलता अंग्रेजों के सम्मुख जो आई थी, इसी के कारण आपसी संघर्ष का लाभ उठाया किसने? अंग्रेजों ने।
और कंपनी ने इन रियासतों के लिए एक तरीके से अलग अलग नीतियां अपनाई थी। लेकिन यदि व्यापक रूप से बात करें, समग्र रूप से यदि हम लोग चर्चा करें, तो रियासतों के संदर्भ में कंपनी की नीतियां जो थी वो कुछ अलग तरीके से जैसे लगी। ठीक है, जैसे हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, कि बीआईसी कंपनी ने भारत में अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना हेतु, भारत में अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना से पूर्व, विशाल साम्राज्य की स्थापना निम्न चरणों में पूरी की, निम्न चरणों में पूरी की। ठीक है, कौन कौन से ये चरण थे, उन चरणों की यदि हम बात करें, सबसे पहला चरण द नेटिव ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, हम लोगों ने बात की थी 1857 की क्रांति के दौरान इस ग्रंथ का। तो प्रारंभिक स्वरूप में जब यहां पर कंपनी की स्थापना हुई, जब 31 दिसंबर 1599 को महारानी एलिजाबेथ ने लगभग 217 लोगों को, कई जगह 223 लोग मिलते हैं, इन लोगों को भारत में या पूर्वी एशियाई जो देश थे, इन पूर्वी एशियाई देशों के साथ में व्यापारिक फरमान जारी किया, एक राजलेख उन्हें प्रदान किया कि आप पूर्वी एशियाई देशों के साथ में व्यापार कर सकते हैं। प्रारंभ में ये आए अंग्रेज जो आए, वस्तुतः हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अकबर के काल में विशेष रूप से, बाद में जहांगीर के काल में 1608-9 में हमने बात की थी, कैप्टन हॉकिंस आता है, 1615 में जो है थॉमस रो स्मिथ आता है, 1616 में वस्तुतः थॉमस रो स्मिथ मिला अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। उसी कड़ी में लगातार धीरे धीरे इन लोगों ने लगभग 100 से 125 साल तक की ये जो समय था, प्रारंभिक समय, यहां पर इन्होंने यहाँ की स्थितियों को समझा, और स्थितियों को समझने के बाद में इन लोगों के दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि यहाँ भारतीय राज व्यवस्था में या भारतीय शासन व्यवस्था में शासक जो है वो वस्तुतः अपने भोग विलास में ही लगे हुए, जनता की तरफ या सामान्य जन की तरफ कोई ज्यादा विशेष ध्यान नहीं है। और दूसरी चीज, भारतीय प्रत्येक घर में लघु कुटीर उद्योग वाली स्थितियां थी, भारतीय लोग आपस में अपने आप में आत्मनिर्भरता वाली स्थिति में हुआ करते थे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब विशेष रूप से यदि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, यदि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप की बात करें तो स्वरूप ये यथार्थ रूप में जो आता है वो यथार्थ रूप में स्वरूप आता है हमारे पास में 1717 ईस्वी के आसपास, लगभग कब, 1717 ईस्वी के आसपास। उससे पूर्व भी क्या था कि उससे पूर्व जो है 1704 ईस्वी के आसपास जो है वस्तुतः ब्रिटिश जो असेंबली हुआ करती थी, हाउस ऑफ कॉमन्स, उस हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारत में व्यापार कर रहे व्यापारियों को असीमित अधिकार प्रदान कर दिए थे, और इसी से उन्होंने लगातार क्या किया, विकास किया। 1717 ईस्वी के आसपास जब मुगल शासक फर्रुखसियर ने बंगाल में इनको शासन जो है व्यापार करने का अनुमति पत्र प्रदान किया, जिसे हम फरमान या दस्तक जिसे हम बोलते हैं, मात्र 3000 रुपये वसूले और उस आधार पर संपूर्ण बंगाल में इन्हें व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। तो उसके बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे इन्होंने, अंग्रेजों ने
बंगाल क्योंकि उस समय भारत का सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था, तो वहां पर उन्होंने अपनी जड़ें फैलाना और पसारना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, आगे बात समझ। तो एक तरीके से हम व्यवस्थित इनके साम्राज्य की यदि हम बात करें या साम्राज्यवादी नीतियों की यदि हम लोग चर्चा करते हैं, तो वो साम्राज्यवादी नीतियां जो उनकी सबसे पहले जो सामने आई वो आई 1740 से लेकर के 1765 तक। 1765 तक कहां तक, देखो ध्यान देना। पहला बात करें तो कंपनी द्वारा, पहला इसका क्या पॉइंट बन सकता है कि कंपनी द्वारा कंपनी द्वारा सफलता के लिए संघर्ष, सफलता के लिए संघर्ष। ठीक है, ध्यान रखना, सफलता के लिए क्या किया इन्होंने, संघर्ष किया। और ये संघर्ष का जो दौर था, ये संघर्ष का दौर रहा आपका 1740 से लेकर के 1765 तक। 1740 से लेकर के 1765 ईस्वी तक का जो ये दौर था, ये एक तरीके से सफलता के लिए इन्होंने संघर्ष किया। जब पहली बार 1757 में प्लासी के युद्ध में भारतीय लोगों की इनकी कमजोरी हाथ में लगी। ठीक है, सिराज को बेचारे को पराजित कर दिया गया प्लासी के युद्ध में। मीर जाफर वस्तुतः विशेष रूप से सामने बड़ा जो है विरोधी उभर के आता है, अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली मात्र बनता है। और उसके बाद में मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम, फिर मीर कासिम के स्थान पर फिर मीर जाफर। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें चली। और फिर 1764 का जो युद्ध हुआ, उस 1764 के युद्ध में वस्तुतः जो है बंगाल का नवाब तो हारा ही हारा। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ध्यान रखिएगा कि अवध और भारत का जो मुगल शासक हुआ करता था शाह आलम द्वितीय, वो भी उस रूप में विशेष रूप से क्या हो गए थे, पराजित हो गए। और फिर 1765 में जो इलाहाबाद की संधि बात कर चुका मैं, तो इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल में एक तरीके से पूर्ण रूपेण अपने आप को शक्तिशाली रूप में इन्होंने क्या कर दिया था, स्थापित कर लिया। ये सारी की सारी घटनाएं जो रही आपकी 1765 ईस्वी तक रही। ठीक है, आगे बात समझ में। या फिर हम इसको ये बोले कि इसी को हम बोल दें क्या कि रियासतों के समक्ष आने की नीति, हम लोग इसको वस्तुतः बोल सकते हैं। वस्तुतः ध्यान रखना, क्या चीज, रियासतों के समक्ष आने की नीति थी। एक तरीके से ये सबके सामने आ गए 1765 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। नंबर 2 हम यहां पर बात करते हैं, और नंबर 2 में हम बात करते हैं घेरे की नीति। किसकी बात करेंगे हम लोग, घेरे की नीति। अब इस घेरे की नीति का वस्तुतः अनुसरण जो किया गया, वो अनुसरण किया गया 1765 से लेकर के एक तरीके से 1813 ईस्वी तक उन्होंने घेरे की नीति अपनाई। और इस घेरे की नीति में विशेष रूप से हम फिर कह रहा हूं चर्चा कर चुके, वेलेजली की सहायक संधियां यहां पर विशेष रूप से यहां थी। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद जो नीति अपनाई गई, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। कौन सी, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। और अधीनस्थ पार्थक्य की जो नीति थी वो 1813 से लेकर के 1857 तक। नंबर 3 क्या है, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अधीनस्थ पार्थक्य तो यहां विशेष रूप से क्या चीज ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी की व्यापक नीति। कौन सी, लॉर्ड डलहौजी की व्यापक नीति। ये यहां तक की बातें हम 1857 की क्रांति में विशेष रूप से कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 जो इसकी नीति है, वो चौथी नीति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो उसको हम लोग जो है विशेष रूप से मैं आपको पढ़ाने वाला भी हूं। चौथी जो नीति है, वो चौथी नीति ध्यान रखना अधीनस्थ संघ की नीति कहलाती है, जिसका काल 1858 से लेकर के 1935 तक। अधीनस्थ संघ की नीति। कौन सी, अधीनस्थ अधीनस्थ संघ की नीति।
अधीनस्थ संघ की नीति कब से? 1857 से लेकर के, या 1858 मान ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां 1858 में जो है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और साथ ही साथ भारत का शासन जो था भारत का शासन जो था वो सीधे सीधे ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन एक तरीके से यहां पर क्या हो गया था? समाप्त हो चला था। तो 1858 से लेकर के 1935 तक की जो ये नीति है, ये क्या है? अधीनस्थ संघ की नीति है, कहलाते हैं। क्या कहलाती है? अधीनस्थ संघ की नीति कहलाती है। आगे बात समझ में क्लियर है? और उसके बाद में भारतीय राज्यों को और भारतीय लोगों को बराबरी की नीति, कौन सी? बराबरी की नीति। और बराबरी की नीति जो है 1935 से लेकर के 1947 भारत स्वतंत्र होने तक, तो ये 5 विशेष रूप से इनके द्वारा जो है नीतियां अपनाई गई थी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बराबरी की नीति। बराबरी की नीति कब से? 1935 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये सारी की सारी चर्चा अभी हम इस चैप्टर के दौरान करने वाले हैं। विशेष जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम अधीनस्थ संघ की नीति और बराबरी की नीति की हम लोग बात करेंगे। देखिए, लेकिन चीजें मैं एक बार फिर से वापस जो है थोड़ी थोड़ी सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। सुनो भाई, हम बात करें कंपनी के लिए सफलता, कंपनी द्वारा सफलता के लिए संघर्ष काल क्या है? 1740 से लेकर के 1765 तक का समय है। 1740 में वस्तुतः बंगाल में विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया। 1740 से पूर्व ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये केवल और केवल एक व्यापारिक कंपनी हुआ करती थी। 1740 में यहां बंगाल का जो शासक था वो था अलीवर्दी खां। कौन था? अलीवर्दी खां। और इसी अलीवर्दी खां ने इन यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। किससे? मधुमक्खियों से। उन्होंने एक बात कही। क्या बात कही? कि यदि इन्हें छेड़ोगे नहीं तो ये शहद देंगी, और यदि आपने इनको छेड़ लिया तो ये काट काट करके आपको सुझा देंगे। तो 1740 से पूर्व तक की यदि हम बात करें तो 1740 से पूर्व तक की स्थितियां ये थी कि एक व्यापारिक कंपनी के रूप में थी, जो सोने चांदी के बदले में भारतीय लोगों से या भारत से जो है यहां से वस्तुएं ले जाते थे। कहां पर? यूरोप में। जैसे क्या क्या वस्तुएं लेके जाते थे? काली मिर्ची लेके जाते थे, रेशम ले जाते थे, सूती वस्त्र ले जाते थे, अफीम ले जाते थे, नील लेके जाते थे, सोरा ले जाते थे, चंदन लेके जाते थे, हस्त निर्मित जो वस्तुएं हुआ करती थी इन वस्तुओं को यहां से लेकर के जाते थे, गरम मसालों का भारत से निर्यात करते थे। और इन समस्त चीजों के बदले इन्हें समस्त चीजों के बदले जो है भारत माफ कीजिएगा, तो इन समस्त चीजों के बदले भारतीय लोगों को वो क्या दे देते थे? सोना दे देते, और सोना देने के बदले ये सारी की सारी चीजें ले जाते थे। ठीक है, और इसी कारण तो भारत को क्या कह दिया गया? सोने की चिड़िया कह दिया गया था। क्या कर दिया गया? सोने की चिड़िया कह दिया गया। अब देखो, ये सारी चीजें ले जाने में उनका बहुत सारा धन लगता था, और ये सारा का सारा धन एक तरीके से भारत में इकट्ठा हो रहा था। मैंने आपको कथन बताया था, जब ब्रिटिश राज्यों के प्रति नीतियां, माफ करना, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जब पढ़ाया टॉपिक, तो मैंने आपको कथन बताया था। क्या कथन था? कि भारत एक अथाह सोने का गड्ढा है, जहां पर आने के लिए जगह है लेकिन जाने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये चीजें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में 1740 से इस ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी ने क्या करा? भारतीय देशी रियासतों के जो आंतरिक मामले थे, इन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया। ध्यान रखना, क्या है? एक तरीके से इस काल के दौरान मैंने कहा ना, ये जो काल है ये रियासतों के समक्ष आने का कार्य है। क्या है? रियासतों के समक्ष आने का काम किया है।
कब? 1740। ठीक है, तो एक तरीके से रियासतों के समक्ष आने का कार्य किया 1740 से लेकर के 1765 में। ठीक है, कम रियासतों के जो आंतरिक मामले हुआ करते थे, इन आंतरिक मामलों में भी उन्होंने हस्तक्षेप किया। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का उन्होंने क्या किया? प्रयास किया। बंगाल में प्लासी और बक्सर का जो 2 युद्ध हुए, इन युद्धों के बाद में भारतीय रियासतों के समान राजनीतिक शक्ति के रूप में ये उभर करके सामने आ गए थे। आगे बात समझ में क्लियर है? भारत में व्यापारिक कंपनी से, इस ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बता रहा हूं कि भारत में व्यापारिक कंपनी से राजनैतिक कंपनी बनाने का पहला प्रयास डुप्ले के द्वारा किया गया था। पहली मैं बात कर रहा हूं रियासतों के समक्ष आने की नीति। रियासतों के समक्ष आने की नीति, ठीक है, 1740 से 1765, 1740 से 1765 ईस्वी तक का ये कार्य था। ठीक है, इसमें मोस्ट जो बिंदु है वो मैं आप लोगों के देखो सामने लिख रहा हूं। ध्यान देना, क्या चीज कि रियासतों के समक्ष, क्या चीज? रियासतों के समक्ष जो है एक तरीके से व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी के रूप में, है ना, भारत में व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी के लिए बनाने के लिए पहला जो प्रयास किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? डुप्ले के द्वारा किया गया था। और अंग्रेजों ने इन डुप्ले का ही क्या किया था? अनुसरण किया था। बंगाल में जब ये बड़ी शक्ति बन गए, बंगाल में जब ये बड़ी शक्ति बनने के लिए 1765 में एक तो इलाहाबाद की संधि की मुगल सम्राट से, 12 अगस्त 1765 को यह संधि हुई थी वस्तुतः। ठीक है, आगे बात समझिए। दूसरा, इसी इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। बंगाल के नवाब से 26 लाख के बदले निजामत का अधिकार प्राप्त कर लिया, 26 लाख रुपए दे दिए, और दीवानी और राजस्व संबंधी जितने भी मामले थे उन राजस्व मामलों के ऊपर इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो एक शासक कंपनी के रूप में स्थापित हो गए। किसके रूप में? कहां से जो है अपन बात करें तो इलाहाबाद के संधि से। कहां के से? इलाहाबाद की संधि के रूप में, वहां से जो है एक तरीके से ये चीजें हो गई। और यहीं से भारतीय रियासतों के समक्ष उन्होंने अपना क्या करा? एक गवर्नर नियुक्त कर दिया था। क्या कर दिया था? गवर्नर नियुक्त कर दिया था। ध्यान रखना कि भारत में व्यापारिक कंपनी से, भारत में व्यापारिक कंपनी से, व्यापारिक राजनैतिक कंपनी बनाने का प्रथम प्रयास डुप्ले द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बात समझिए। तो भारत में व्यापारी कंपनी से राजनीतिक कंपनी बनाने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? डुप्ले के द्वारा किया गया था। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। मैं फिर से लिख रहा हूं कि इलाहाबाद की संधि के द्वारा, इलाहाबाद संधि द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, अधिकार प्राप्त हो गए थे।
ठीक है, आ गई बात समझ में। तो एक तरीके से ये रियासतों के समक्ष आने की नीति थी। दूसरा हमने बात की थी कौन सी, घेरे की नीति। क्या बोलते हैं, घेरे की नीति अपनी शक्ति दिखाई है, एक तरीके से इन्होंने रियासतों को शक्ति प्रदर्शन किया, तो इसको हम बोलते हैं घेरे की नीति। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, घेरे की नीति बोलते हैं। ये जो काल है वो क्या है, 1865 से लेकर के माफ करना 1765 से लेकर के 1765 से लेकर के 1813 तक का जो ये काल है, ये क्या है आपका, घेरे की नीति कहलाता है। क्या कहलाता है, घेरे की नीति कहलाता है। देखो, चूंकि अब इलाहाबाद संधि के द्वारा 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य संपन्न हुई थी। इसी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कर दी थी। ठीक है, दीवानी और राजस्व से संबंधित जितने भी मामले थे, ये सारे के सारे मामले अधिकार इनको प्राप्त हो गए। दुर्गबंदी, घेरेबंदी, ये सारी की सारी इनके अधीन कर दिए गए। ठीक है, वस्तुतः प्लासी और के युद्ध के बाद में वहां का जो नवाब हुआ करता था, ये नवाब केवल इन अंग्रेजों के कठपुतली मात्र था। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो ये नीतियां तो उन्होंने वहीं से जो है अपना जो है प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, आ गई बात समझ के लिए। तो अब इलाहाबाद की जो संधि हुई, इस इलाहाबाद की संधि के बाद में तो अब बंगाल में कंपनी एक तरीके से राजनीतिक शक्ति बन गई थी। ठीक है, पूरा का पूरा सारा का सारा पावर आ गया किसके पास में, कंपनी के पास में। कंपनी ने भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में रिंग फेज या घेरे की नीति का उन्होंने क्या किया, अनुसरण किया। और इस नीति का आधार क्या था, अहस्तक्षेप व सीमित उत्तरदायित्व। आधार क्या था, ध्यान रखना, रिंग फेज नीति का आधार क्या था, अहस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व। इसका आधार क्या है, इस नीति का आधार, ध्यान रखना, इस नीति का आधार अहस्तक्षेप व सीमित उत्तरदायित्व। सीमित उत्तरदायित्व था। ये बात आपसे थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न बन सकता है कि क्या, कि घेरे की नीति का आधार क्या था, अहस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व। क्या था, अहस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व। वही हम बात करें कि इस नीति का जो निर्माता माना जाता है वो कौन माना जाता है, वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखना कि इस नीति का निर्माता, इस नीति का हालांकि बात कर चुके, फिर बता रहा हूं, इस नीति का निर्माता कौन माना जाता है, वारेन हेस्टिंग्स माना जाता है। कौन माना जाता है, वारेन हेस्टिंग्स माना जाता है। कौन माना जाता है, वारेन हेस्टिंग्स माना जाता है। कौन सी नीति का, घेरे की नीति का निर्माता कौन है, वारेन हेस्टिंग्स माना जाता है। आगे बात समझिए, मराठा कैसे, देखो ध्यान रखना, मराठा और अफगान आक्रमणों के भय से प्रेरित हुए, है ना, और प्रेरित होने के बाद इस नीति में कंपनी ने अपने राज्य के चारों तरफ बफर राज्य बनाने का क्या किया, प्रयास किया। मुख्य उद्देश्य क्या था, ध्यान रखना, मुख्य उद्देश्य ध्यान रखना, मुख्य उद्देश्य क्या है, बफर स्टेट, है ना, क्या चीज, बफर स्टेट का निर्माण। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपका। ठीक है ना, बफर स्टेट बनाने का, बफर क्या चीज, बफर स्टेट बनाना। ठीक है, कैसे, चारों तरफ से अपने आप को क्या कर लेना, सुरक्षित कर लिया, कि अपने आप को क्या कर लेना, सुरक्षित कर लेना। ठीक है, जैसे मराठा और मैसूर राज्यों के बीच में मैसूर मराठा जो युद्ध हुआ, इसी युद्ध से हमें इस नीति की हमें थोड़ी सी झलक देखने को मिल जाती है। बफर राज्य का मतलब समझो, बफर राज्य क्या था, बफर राज्य का मतलब यह था कि जो अन्य राजनीतिक शक्ति के, जो किसी अन्य राजनीतिक शक्ति के राज्य और कंपनी के मध्य एक ऐसे राज्य से संधि करना जो उसका मित्र हो और वहां अंग्रेज क्या रखे, अपनी सेना रख सके। तो मतलब समझो इसको कि एक तरीके से वो अपने चारों तरफ एक रिंग का, गोले का आकार जो है, रिंग
फेज नीति इसी को बोलते हैं ना भाई, क्या है, घेरे की नीति। क्या चीज? घेरे की नीति। एक तरीके से पूरा का पूरा सुरक्षा आवरण। अब क्या आवरण, जैसे 4 रियासतें हैं इसमें, तो इस रियासत को उसने कहा कि आपको हमारे यहाँ पर हमारी अंग्रेजी सेना रखनी है, इस हम आपको क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। और ये इसके एक दूसरे के क्या हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे। और वहां अंग्रेज सेना इन्होंने रखना प्रारंभ कर दिया। कंपनी जो है वस्तुतः इस अंग्रेजी सेना को वहां पर स्थापित करने के पीछे कारण क्या था, हम लोग बहुत डिटेल में इनको पढ़ चुके। ध्यान रखना, कंपनी सुरक्षा की गारंटी देती थी। कंपनी क्या करती थी, सुरक्षा की गारंटी प्रदान करती थी कि भाई हमारे होते हुए आपको, हालांकि देखो शेर जो है सांप काटता कब है, सांप डर के मारे काटता है, ठीक है ना। तो इन्होंने अंग्रेजों को पता था कि हमारा भी कभी ना कभी सत्यानाश हो ही सकता है, पतन हो सकता है, इसलिए इन्होंने क्या करा, बफर स्टेट बनाने प्रारंभ कर दिए। क्या करने दिए, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि घेरे की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, बफर स्टेट बनाना। क्या चीज है, बफर स्टेट बनाना। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, ये सारी की सारी बातें, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वहां पर एक तरीके से क्या कर दी, सेना जो है प्रोवाइड करवा दी, किसने, कंपनी ने। क्या कर दी, सेना अपनी प्रोवाइड करवा दी थी, किसने, कंपनी ने। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहां ध्यान रखना कि वस्तुतः तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे, इस गवर्नर जनरल की इच्छा के अनुसार नीति को दरकिनार किया, है ना। और दरकिनार करने के बाद में कंपनी देशी रियासतों के कार्यों में क्या करती थी, हस्तक्षेप कर देती थी। और इसका उदाहरण जैसे हम बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स का बनारस के राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था चेत सिंह। इस चेत सिंह और अवध की बेगमों से की गई अनुचित मांगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर उसके आधे राज्य को हस्तगत करना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये कार्य किया कि नहीं किया। तो इन चीजों का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इस नीति के काल में अंग्रेजों ने कंपनी द्वारा किए गए संबंध बराबरी के ऊपर क्या थे, आधारित हुआ करते थे। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये चीज आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना, ज्यादा कुछ विशेष ध्यान नहीं। यहां से आपको क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, देखो इस नीति का आधार क्या है, अहस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व। इस नीति का निर्माता कौन माना जाता है, वारेन हेस्टिंग्स। मुख्य उद्देश्य क्या है, बफर स्टेट बनाना। क्या चीज, बफर स्टेट बनाना। एक चीज और ध्यान रखना, विशेष बात है, देखो ये वारेन हेस्टिंग्स कौन, वारेन हेस्टिंग्स वस्तुतः 1785 में जब अंग्रेज जो है इंग्लैंड गया था, कहां पर गया, इंग्लैंड गया था। तो इंग्लैंड जैसे ही लौटा तो एडमंड बर्ग ने इसके ऊपर बंगाल का सही ढंग से शासन संचालित नहीं चलने का क्या कर दिया था, आरोप लगा दिया था। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसी के तहत वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर क्या चला दिया गया, महाभियोग चलाया गया। ब्रिटिश संसद में इसके ऊपर क्या कर दिया गया, मुकदमा चला दिया गया। आगे बात समझ में क्लियर है। ये मुकदमा लगभग 7 साल तक चला था। कितने साल तक, 7 साल तक जो है ये मुकदमा चला था। इसी एडमंड बर्ग ने, ठीक है, किसने, एडमंड बर्ग ने जो है इस वारेन हेस्टिंग्स को क्या क्या बातें कही, बहुत अच्छी अच्छी शब्द कहे। उन्होंने कहा कि तू चूहा है, तू नेवला है, तू झूठा बेलों का ठेकेदार है, और तू अन्याय का मुखिया है। ये सारे के सारे शब्द यूज लिए थे बर्ग ने, किसके, वारेन हेस्टिंग्स के लिए। ठीक है, आगे बात में अब सुनो आगे की कहानी जो विशेष महत्वपूर्ण आपकी बनती है, हम लोग बात कर चुके। देखो 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली, कौन है, लॉर्ड वेलेजली जो थे वो गवर्नर जनरल बनकर के भारत आए थे। ठीक है, इसी लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय रियासतों को युद्ध व संबंधों के कारण इस घेरे की नीति के तहत सहायक संधियां करने के लिए क्या किया था, मजबूर किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य आप लोगों का बन जाता है कि 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली जब गवर्नर जनरल बनकर आया, जब गवर्नर जनरल बनकर के आया, जनरल बनकर आया, तब इसी नीति के तहत, तब इसी नीति के तहत
उसने सहायक संधियां की। उसने क्या की? सहायक संधियां की। ठीक है, अब देखो यहां से जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ लिया गया। ठीक है, क्या करी थी? सहायक संधि की। इसने क्या करी है? सहायक संधियां की थी। सहायक संधियां क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए इनका ये एक तरीके से क्या था? षड्यंत्र रहा। ठीक है, अब सुनो, इसी सहायक संधि के अंतर्गत पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, इसी सहायक संधि के अंतर्गत भारतीय रियासतों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश कंपनी को क्या करनी थी? सौंपनी थी। साथ ही वहां अपने राज्य की रक्षा के लिए ब्रिटेन की एक सेना या अंग्रेजी सेना वहां पर रखना अनिवार्य था। ठीक है, दूसरा, किसी अन्य राज्य के साथ या किसी अन्य शक्ति के साथ संबंध स्थापित करने से पूर्व ब्रिटिश कंपनी की सहमति लेना आवश्यक माना गया। ध्यान रखना कि इसी सहायक संधि के तहत जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है 1798 ईस्वी में, कब? 1798 ईस्वी में हैदराबाद रियासत जो थी, इस हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में क्या करी थी? सहायक संधि की। ध्यान दें, राजस्थान के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करें तो राजस्थान में भी लगभग सभी देशी राजाओं ने 1809 ईस्वी के आसपास कंपनी के साथ में क्या कर ली थी? सहायक संधियां उन्होंने कर ली थी। वहीं लॉर्ड वेलेस्ली के समय मैसूर का चौथा और अंतिम युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध में अंग्रेजी सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। मई 1799 के युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी? श्री रंगपट्टनम में हुई थी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए, तो वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये रंगपट्टनम वाली ये घटना जो है वो वस्तुतः पूछ ली गई। कहां पर? यूपी टेट में। हमारे रीट में ये इस तरीके का प्रश्न वस्तुतः नहीं आएगा। ठीक है, आपका प्रश्न यही बनता है कि सर्वप्रथम क्या चीज ध्यान रखना कि सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में, कब? 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने, हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि की। वहीं 1809 ईस्वी तक राजस्थान की समस्त रियासतों ने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि की। 1809 तक जो है राजस्थान की समस्त रियासतों ने भी जो है क्या कर ली थी? सहायक संधियां कर ली थी। देखो और चीज ध्यान रखना कि अक्टूबर 1799 में तंजौर के राजा से संधि की। किसने? वेलेस्ली ने। और इसके तहत व्यापारिक रूप से शासन व्यवस्था कंपनी को सौंप दी गई। किसकी? तंजौर की। और इसी तरह सूरत के शासक
इस सूरत के शासक को भी पेंशन स्वीकृत करके वहां से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। आ गई बात समझ में। वहां पर भी जो है कंपनी ने पूरा का पूरा जो नियंत्रण है वो अपने हाथों में ले लिया। कर्नाटक के नवाब के साथ में संधि कब की गई, 1801 में। नवाब की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के साथ ही वहां की जो सैनिक और नागरिक जो प्रशासन व्यवस्था थी, इस समस्त व्यवस्थाओं के ऊपर जो है वेलेजली ने इस समस्त व्यवस्थाओं को अंग्रेजी सरकार के हाथों में सौंप दी। एक तरीके से वेलेजली ने स्वयं अपने हाथों में ले ली थी। आ गई बात समझ में। नया जो वहां का नवाब बना, उस नए नवाब को केवल और केवल 20% भाग ही दिए जाने का निश्चय किया गया था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अवध के नवाब ने भी लॉर्ड वेलेजली के साथ में जो है सहायक संधि कर ली थी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। कुछ समय बाद में कुछ प्रदेशों को जो है दे दिया गया। इस नीति से अंग्रेजी साम्राज्य की एक तरीके से क्या हो गई थी, सुरक्षा हुई, और साथ ही साथ इसकी सेना में भी क्या हुई थी, बढ़ोतरी हुई। इसी नीति के तहत ब्रिटिश कंपनी ने भारत में एक विशाल साम्राज्य के क्या की थी, स्थापना की थी। ये प्रश्न पूछा हुआ C-टेट में, ध्यान रखना कि घेरे की नीति के तहत ही, इसी नीति के तहत विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। देखो, इस घेरे की नीति के तहत ही विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की एक तरीके से क्या हो गई थी, स्थापना हो गई। फिर उसके बाद देखो नंबर 3 हम बात करते हैं अधीनस्थ पार्थिकी की नीति। 1813 से लेकर के 1857 तक का जो काल है, ये किस नाम से जाना जाता है, अधीनस्थ पार्थिकी की नीति। नंबर तीन, ठीक है, ये बातें हम लोग भाई कर चुके सारी। ठीक है, अधीनस्थ पार्थिकी की नीति, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। इस अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का समय क्या है, ध्यान रखना, 1813 से लेकर के 1857 तक का जो काल है, ये अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का काल है। क्या क्या चीजें हुई, थोड़ा सा वापस ब्रीफ कर रहा हूं। देखो, वारेन हेस्टिंग्स ने 1813 में, वारेन हेस्टिंग्स एक बार पुनः जो एक तरीके से बात करें तो भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आया था, भारत आया था। और 1813 में जब ये गवर्नर जनरल बन के आए तो 1814 ईस्वी के बाद में ब्रिटिश कंपनी की नीतियों में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। एक तरीके से चूंकि यहां पर बात करें तो यहां ब्रिटिश सत्ता की तो यहां पर स्थापना हो चुकी थी। अब इस ब्रिटिश सत्ता की स्थापना को वो और आगे बढ़ाना चाह रहे थे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब ध्यान रखना कि क्या नीतियों में क्या विशेष रूप से विशेष परिवर्तन क्या किया कि साम्राज्य को पूर्ण रूपेण स्थापित करके सर्वश्रेष्ठता की ओर बढ़ना उन्होंने अपना यहां पर लक्ष्य रख लिया। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि इस नीति के तहत BIC का लक्ष्य साम्राज्य स्थापित कर सर्वश्रेष्ठता की ओर अग्रसर होना था।
ठीक है। और इसीलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय अधीनस्थ सहयोग और कंपनी की सर्वश्रेष्ठता के सिद्धांत के आधार पर रियासतों के साथ में क्या बनाए गए, संबंध बनाए गए थे। और इसी के तहत रियासतों की बाह्य जो संप्रभुता थी, ये जो बाह्य संप्रभुता थी ये कंपनी के पास रहेगी और आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। ध्यान रखना कि इस नीति के तहत या इसके तहत रियासतों के बाह्य मामले कंपनी के अधीन जबकि आंतरिक मामलों में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। ठीक है, बाह्य जितने भी मामले होंगे वो सारे के सारे किसके अधीन होंगे, कंपनी के। और रियासतों के जो आंतरिक मामले हैं, इन आंतरिक मामलों में उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। भारतीय रियासतों ने सहायक संधियों का रूप परिवर्तित किया और अब रियासतों में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना अनिवार्य कर दिया। ध्यान रखना कि इसके तहत रियासतों में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना अनिवार्य कर दिया गया, रखना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो एक तरीके से लगातार ये जो है भारतीय लोगों को क्या है, घेरना प्रारंभ कर दिया। इसी नीति को क्रियान्वित करने में इस रेजिडेंट ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। ध्यान रखना, आगे बात समझ। एक तरीके से हम बात करें कि तो कहने के लिए तो ब्रिटिश कंपनी का एकमात्र एजेंट था ये, जो कि आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा क्या है, ये एक तरीके से प्रतिनिधि मात्र है। क्या है, प्रतिनिधि है, एजेंट है, आपके आंतरिक मामलों में ये किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे इस रेजिडेंट ने क्या किया कि आंतरिक मामलों में भी इसने क्या कर दिया, हस्तक्षेप करना जो है प्रारंभ कर दिया था। अपनी पसंद की नियुक्तियां करवाने लगा, ब्रिटिश कंपनी को वार्षिक रिपोर्ट भेजता था। ठीक है, और इसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ा, राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वे कंपनी के अधीनस्थ राज्यों के समान हो गए, जिसका केवल और केवल उन्होंने एक मुखट्टा पर जो है पहन रखा था। असली शासक कौन हो गए यहां पर, इसका मतलब है ब्रिटिश शासक हो गए, ब्रिटिश कंपनी हो गई। क्योंकि उसकी जो सेना थी वो तोड़कर उसकी रक्षार्थ सेना रख दी गई। उनकी जो रियासतों की जो सेना थी, इन रियासतों की सेना को तो तोड़ दिया और उसकी रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना रख दी गई। विदेश नीति के ऊपर एक तरीके से कब्जा कर लिया इस रेजिडेंट ने आंतरिक मामलों में। ध्यान रखना कि इस रेजिडेंट ने रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था। करना एक तरीके से क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। ठीक है ना, तो ये सब सारी की सारी सोची समझी चालें थी, ये षड्यंत्र था किसका, अंग्रेजों का। ठीक है, ब्रिटिश सरकार रियासत के प्रशासन से अपने को अलग रखती थी। उसने अपने समय में मध्य भारत की लगभग 145
काठियावाड़ की 145 और राजपूताना की 20 रियासतों को इन संधियों के द्वारा कंपनी शासन के क्या कर लिया था, अधीन कर लिया था। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, कोई भी आपको संख्या नहीं पूछेगा, इन केवल और केवल नीतियों का आप लोग ध्यान रखना। देखो उसके बाद 1833 का जो चार्टर आया, इस 1833 के चार्टर के अनुसार कंपनी का स्वरूप भी बदल गया। इसके तहत क्या करा, कंपनी को अपना व्यापार बंद करने की आज्ञा दे दी गई। अब कंपनी का कार्य केवल और केवल राजनीतिक कार्य ही कर रख दिया गया। केवल और केवल कंपनी क्या करेगी, राजनीतिक कार्य ही करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर अब केवल उसे राजनीतिक मामलों में ही पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि ध्यान भटक रहा था एक तरीके से। पूर्ण रूप में देखो, ध्यान से सुनना कि क्या है, साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे, तो व्यापारिक अधिकारों को तो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और एक तरीके से राजनीति के अधिकार उन्हें क्या कर दिया गया, दे दिया गया। 1834 ईस्वी में कंपनी के डायरेक्टरों ने रियासत का विलय करने का निश्चय किया था। ध्यान रखना, इसी के तहत 1834 में कंपनी डायरेक्टरों ने रियासतों के विलय करने का निश्चय किया था। ध्यान रखना कि इसी नीति के तहत 1834 ईस्वी में कंपनी के डायरेक्टर्स ने रियासतों के विलय करने का निश्चय किया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है, ताकि देखो अब ये जो है एक तरीके से क्या है हो रहा है कि सुदृढ़ एक साम्राज्य स्थापना करने वाली बात में आ गई। ठीक है, भारत में अब गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल बन गए। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा आपको पता है कि विलियम बेंटिंक को संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आगे बात समझ में देखो, सबसे पहले वापस सुन लेना, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर। ठीक है, प्लासी का युद्ध लड़ा, ठीक है, विशेष रूप से। उसके बाद 2 कार्यकाल है उसके वस्तुतः। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना 1758 से लेकर के 1760 तक का रॉबर्ट क्लाइव का जो है कार्यकाल माना जाता है। उसके बाद में वो वापस इंग्लैंड लौट जाता है। वेंसीटार्ट और हॉलवेल जो है, हॉलवेल कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनता है। उसके बाद वेंसीटार्ट आता है। बक्सर के युद्ध के समय वेंसीटार्ट था, ध्यान रखना विशेष रूप से। उसके बाद में बक्सर के बाद में एक बार पुनः रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था 1765 में, इलाहाबाद की उसने संधियां की है। उसके बाद में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, वस्तुतः ये अक्टूबर 1772 में ब्रिटेन में पारित हुआ था, भारत में इसको लागू 1773 में किया गया। तो इसके द्वारा जो है तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कर दिया गया और संपूर्ण जो क्षेत्र जो ये था बंगाल का अधीन, बिहार और बंगाल उड़ीसा, ठीक है, कलकत्ता, ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र व्याप्त कर दिया गया। और यहीं पर जो गवर्नर था, इस गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
ठीक है, ये कार्यकाल चला है 1833 तक। 1833 में अब व्यापक रूप से देखो, क्योंकि साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और इसी के तहत अब उन्होंने क्या किया कि 1833 में जो ये गवर्नर जनरल था बंगाल का, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, तो एक तरीके से ये साम्राज्यवादी नीति का ही परिणाम था। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो ध्यान रखना कि संपूर्ण भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसे इसी की सहायता से राजा राममोहन राय ने, आपको पता हो 1829 में सती प्रथा के ऊपर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। ठीक है, अब प्रशासनिक कार्यों के साथ में एक चीज और हुई कि इस गवर्नर जनरल को प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ सेना का भी क्या बना दिया गया, प्रमुख बना दिया गया था। ठीक है, केवल आपको चीजें समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, बाकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, केवल ध्यान रखना। केवल पूर्ण रूपेण राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई है ये कंपनी 1833 में। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने 1853 में एक बात कही थी। क्या बात कही, ध्यान से सुनना, कि स्थानीय राज्यों के विषय में तो यह हुआ कि जिस दिन से ये कंपनी द्वारा रक्षित हो गए थे अथवा उनके सहायक बन गए थे, उसी दिन से उनका अस्तित्व समाप्त हो गया था। यदि आप किसी देश के प्रशासन को दो सरकारों के बीच में बांट दो तो आप निश्चय ही एक के साधनों और दोनों के प्रशासनों को पंगु कर देंगे, और जिन परिस्थितियों में आप उनकी बाहरी स्वायत्तता बनाए रखेंगे वह निश्चय ही उनके स्थायी क्षय होने में क्या होंगे, सहायक होंगे। ध्यान रखना कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के आने के बाद उन्होंने भारतीय रियासतों का विलय करना प्रारंभ किया, जिसमें सबसे पहले मैसूर 1831, कचार 1832। ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के आने के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या ध्यान रखेंगे बेटा कि संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के आने के बाद रियासतों का विलय प्रारंभ हुआ। अब यहां ध्यान रखना, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से ही है भारत में, 1828 से ही है भारत में, तो यहीं से एक तरीके से उसने आते ही ये नीति प्रारंभ कर दी थी। अब जो ये संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो इसको बनाया गया वो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, जो है इसमें ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, विलय में जैसे हम बात करें, मैसूर का विलय हुआ, तो मैसूर का विलय हुआ 1831 ईस्वी में। मैसूर विलय कब हुआ, मैसूर विलय रियासत का विलय हो गया, कब हो गया, 1831 में। कचार का विलय हुआ 1832 में। कचार का विलय कब हुआ, 1832 ईस्वी में। कब हुआ, 1832 ईस्वी में। उसके अलावा बात करें कुर्ग, तो कुर्ग का विलय हुआ 1834 ईस्वी में। कब हुआ, 1834 ईस्वी में कुर्ग का विलय। जयंतिया जो पहाड़ियां उसके आसपास का जो क्षेत्र था जयंतिया, वो 1835 में। जयंतिया कब, 1835 ईस्वी, 1835 ईस्वी में जयंतिया का विलय हुआ। ठीक है, अगली बात समझ में, ये सारी की सारी जो चीजें थी इनका ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर दिया था, विलय कर दिया। किसने, बेंटिक के द्वारा। ध्यान रखना, बेंटिक के द्वारा इन रियासतों का
ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में इनका क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया था। आगे बात समझ में क्लियर है। वही ऑकलैंड जब गवर्नर जनरल बन के आए तो ऑकलैंड के समय एक तो कर्नूल 1839 में, मांडवी भी 1839 में, और 1839 में मांडवी और कर्नूल, ठीक है। 1840 में कोलाबा और जालोर, इसका भी विलय किसके समय किया गया? ऑकलैंड के समय। देखो ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखोगे? कर्नूल व मांडवी, इनका विलय कब? 1839 में। कोलाबा कब? 1840 में। जालोर राजस्थान 1840 में, ठीक है। इनका जो विलय हुआ, ध्यान रखना कि इनका विलय ऑकलैंड के समय, गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड, ठीक है। कौन? ऑकलैंड के समय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य में इनका क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया था। आगे बात समझ में क्लियर है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो चीज हुई, वो चीज हुई थी लॉर्ड डलहौजी के काल में, जिन्होंने व्यक्तिगत नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? व्यक्तिगत या राज्य हड़प नीति। वैसे पढ़ा चुका, लेकिन फिर भी इसकी बात हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।